स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट टॉपिक, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आज जो इसका अलग अलग प्रोविजंस है, आज हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था, और अगर ये कहें कि ये जितने भी एक्ट्स आए उसमें से सबसे लेंदी और सबसे लंबा एक्ट था। ऑलमोस्ट 10 इसमें प्रोविजंस थे, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, इसके तहत क्या हुआ था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि एक अखिल भारतीय संघ के बनाने की बात की गई थी। इसको लिखते हैं कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। हालांकि ये बन नहीं पाया था, इसको हम लोग फिर आगे देखते हैं कि क्यों नहीं बन पाया था, लेकिन ये इसकी चर्चा की गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी। अब इस ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत क्या हुआ था, जैसे आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक अखिल भारतीय संघ है, ठीक, और उसमें क्या है, प्रोविंसेस हैं, उसको भी अलग अलग पावर्स दिए गए हैं, और सबका जो लिस्ट है, सबका जो विषय है, उसको बांट दिया गया है। जैसे कि स्टेट लिस्ट अलग है, यूनियन लिस्ट अलग है, कंकरेंट लिस्ट अलग है, और कुछ जो ऐसे चीज बच जाते हैं जो इन तीनों में इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम लोग रेसिड्यूरी पावर्स के रूप में रखते हैं, और वो हमको केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में सौंप देना पड़ता है। यानी कि जो केंद्रीय नेतृत्व उस पर जो फैसला लेती है वही सबको मान्य होता है। यहाँ भी इसी टाइप का सिचुएशन था, और इसी को हम लोग आगे चल के समझेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, क्यों हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए इतना बड़ा क्या है, ये इंस्पिरेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफी सारी चीजें जो है वो डायरेक्ट उठा के ली गई हैं। तो ये जो प्रोविजन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि इस टाइप का प्रोविजन तो अभी भी है। तो ये सब चीजें यहीं से इंस्पायर होकर के ली गई हैं, कुछ जो थोड़ी बहुत तब्दीलियां हैं उसके साथ। तो इसको लिखते हैं। पहले इसमें क्या था, जो एक फेडरल लिस्ट था, जिसको अभी हम लोग यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, फेडरल लिस्ट। उसके अलावा क्या था, प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, जिसको भी हम लोग स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं, और एक और क्या था, कंकरेंट लिस्ट, जिस पर कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट मिलकर अपना डिसीजन ले सकती थी, उसको कंकरेंट लिस्ट कहते थे। और इसके अलावा जो कुछ चीजें बचती थी वो रेसिड्यूरी पावर्स के तहत आती थी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास यानी कि केंद्रीय सरकार के पास। और केंद्रीय सरकार का नेतृत्व उस वक्त किसके हाथ में था, तो वायसराय के हाथ में। वायसराय के हाथ में रेसिड्यूरी पावर जो थी वो दी जाती थी। हालांकि ऑल इंडिया फेडरेशन ये जो सपना था, ये कभी पूरा नहीं हो पाया, नेवर हैपेन। क्यों नहीं हो पाया, जो देसी रियासत थे, जो भारतीय राजा रजवाड़े थे, उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। और चूंकि उन्होंने इस चीज को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने अपना जो सत्ता था उसको सौंपने का, एक तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, इस तरह की चीजों को उन्होंने अपने अंदर आने से मना कर दिया। और इस तरीके से क्या होता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो था वो कभी वास्तविकता नहीं बन पाया। तो ये भी समझना जरूरी है कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है नेवर रियली हैपेंड। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है, हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखा था किस तरीके से जो प्रोविंसेस, जो प्रांत जो थी, उसमें द्वैध शासन का व्यवस्था लाया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या होता है कि जो प्रोविंसेस, जो प्रांत में जो द्वैध शासन की व्यवस्था जो लाई गई थी, उसको हटा दिया जाता है और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिस्टोर कर दिया जाता है। और क्या हटा दिया जाता है, तो डायरकी जो प्रोविंसेस में थी उसको हटा दिया जाता है। इसको भी लिख लेते हैं कि प्रोविंशियल डायरकी जो थी उसको हटा दिया गया था। प्रोविंशियल डायरकी हटा दिया गया, प्रोविंशियल डायरकी जो थी उसको हटा दिया गया, और क्या किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो था उसको रीस्टोर कर दिया गया, उसको वापस ले आया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, रिमूव एंड रीस्टोर्ड। अब क्या हो गया, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो अपने विषय पे कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो गई थी। उनका जो फैसला लेना था, जो प्रोविंस से रिलेटेड था, वो गवर्नर वहां के ले सकते थे, उनको वायसराय पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो इस तरीके से प्रोविंशियल जो डायरेक्टी थी, जो कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में स्वायत्ता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी उसको वापस से रीस्टोर कर दिया गया। ये सेकेंड प्रोविजन हमारा हो जाता है। थर्ड प्रोविजन क्या था कि जो ये प्रोविंशियल डायरेक्टी जो थी, इसको प्रांतों में से, डायरेक्टी जो थी उसको प्रांतों में से हटा करके और सेंट्रल में ला दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो गया कि वहां पे केंद्रीय जो सेंट्रल जो डायरेक्टी थी उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया यहाँ पे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रोविंशियल डायरेक्टी को हटा करके सेंट्रल डायरेक्टी, सेंट्रल डायरेक्टी, सेंट्रल डायरेक्टी जो है वो लाया गया, इस्टेब्लिश्ड। सेंट्रल डायरेक्टी को इस्टेब्लिश कर दिया गया। और क्या होता है डायरेक्टी का मतलब कि इसमें भी फिर से जो पावर्स जो थे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया ट्रांसफर्ड, एक हो गया ट्रांसफर्ड और दूसरा कौन हो गया रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स, इन दोनों भागों में, इन दोनों विषयों में क्या होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कानून बनाने का जो विषय था, जो भी जगह था, उसको डिवाइड कर दिया गया। और इस तरीके से क्या हुआ, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई है, ये बहुत वीवीआई है। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और किस एक्ट के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, बहुत रिपीटेटिव वे में पूछे जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें ये तीन प्रोविजन। अब नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो हम देखते हैं। हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, उसमें क्या देखा था कि बाइकैमरलिज्म के कंसेप्ट की शुरुआत हुई। बाइकैमरलिज्म जो थी उसके बारे में चर्चा की गई थी, हालांकि उसको ग्राउंड वर्क नहीं किया गया था, ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंटेशन जो था उसका वो उस तरीके से नहीं हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया गया बाइकैमरलिज्म को। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो हमारे जो संविधान में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही इंस्पायर्ड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाइकैमरलिज्म को पढ़ना यहाँ पर काफी जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, नेक्स्ट इसका प्रोविजन, वो है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म जो था उसकी शुरुआत हो गई थी, इंट्रोड्यूस्ड in 6 out of 11 provinces। जो उस वक्त 11 प्रोविंसेस थे, उस 11 प्रोविंसेस में से 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, उसमें बाइकैमरलिज्म की जो है वो शुरुआत हो गई थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। अब क्या हुआ कि इनके नाम भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनके नाम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, जो उस वक्त जो बॉम्बे, जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे, बॉम्बे था, बंगाल था, मद्रास था, ये तीनों तो हो गए, ये तीनों सबको याद रहते हैं। उसके बाद कौन कौन से प्रोविंसेस हो गए, बिहार, बिहार हो गए, फिर असम, असम हो गए, और उसके बाद कौन हो गए, जो वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखते हैं उसी को कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड
प्रोविंसेस, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस का जो क्षेत्र था इसमें भी था। तो कितने हो गए, बॉम्बे हमारा पहला हो गया, बंगाल दूसरा हो गया, मद्रास तीसरा, बिहार चौथा, असम पांचवा और यूनाइटेड प्रोविंस ये छठा हो गया हमारा। तो टोटल 11 प्रोविंसेस थे उस वक्त, और उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म की यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। बाईकैमरलिज्म क्या होता है, जिस तरीके से आज अगर हम देख सकते हैं केंद्रीय स्तर पे या फिर जो राज्य स्तर है उस स्तर पे भी देख सकते हैं। राज्य में अगर हम देखें विधानसभा में तो एक विधान परिषद होता है, विधानमंडल जो हमारा है उसमें एक विधान परिषद होता है और एक विधान सभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो उसको क्या कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें अपर हाउस और लोअर हाउस। तो ठीक उसी तरीके की शुरुआत यहाँ पे भी की गई थी बाईकैमरलिज्म की। 6 आउट ऑफ 11 जो हमारे प्रोविंसेस थे उसमें उस प्रोविंसेस के नाम दिए गए। अब क्या हो गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट, ये एक ऐसा बूथ था जो अंग्रेजों का पीछा नहीं छोड़ जाता था, और अंग्रेज इसको जो है यहाँ इंप्लीमेंट करते जाना चाहते थे ताकि यहाँ पर वो और ज्यादा दिनों तक अपना जो राज है, अपना जो यहाँ पर जो वर्चस्व फैला रहे थे उसको और कुछ दिन एक्सटेंड कर पाए किसी भी तरीके से। इस कड़ी में क्या होता था कि वो इस चीज को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट जो था उनका, इस चीज को, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने क्या किया कि और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड हो गया। और एक्सटेंड हो गया तो इसके तहत क्या होता है, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा एक्सटेंड हुआ उसमें जो अभी तक मान लीजिए कि मुस्लिमों को दिया गया था सबसे पहली बार 1909 में, उसके बाद 1919 में क्या हुआ था कि सिख, जो यूरोपियंस थे, जो बाकी जो एंग्लो इंडियंस थे उन लोगों को दिया गया था, लेकिन इंडियन जो क्रिश्चियंस थे उनको दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, इस चीज को क्या किया गया, जो हिंदू जो रिलीजन था जो कि यहाँ पर ओवरऑल मेजोरिटी में हुआ करती थी, उनके अंदर भी ये डालने की कोशिश की गई थी। उसमें किस तरीके से डाला गया, तो सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया, एससीज को दिया गया, जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हुआ करते थे उनको, जो वुमेन्स थी उनके लिए इस तरीके की प्रोविजंस लाए गए, जो लेबर्स थे उनके लिए भी ये लाया गया। तो इस तरीके के जो क्लास के जो लोग थे उनको यहां से कहीं ना कहीं एक धर्म से खींच करके और एक अलग क्लास बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पर बेसिक जो उनका जो मोटो था कि किसी भी तरीके से सोसाइटी को बाइफरकेट कर देना, यहाँ पर तोड़ देना आपस में, ताकि जो यहाँ पर जो यूनिटी जो थी उस यूनिटी को कहीं ना कहीं वीक कर दिया जाए, उसको कमजोर कर दिया जाए। इसी कड़ी में सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, जो हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था, उसको उन्होंने एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करके एससी कैटेगरी के लोगों को, वुमेन्स को और लेबर्स को, जो कि डेली वेज वर्कर्स थे, जो रिक्शा पुलर्स थे, या फिर जो अलग अलग तरीके के जो उस वक्त फैक्ट्री में काम करते थे, या किसी भी तरीके के जो लेबर्स थे, उन लोगों को भी ये चीजें प्रोवाइड की गई। तो इस तरीके से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था वो बढ़ा। इसके बाद क्या होता है कि एक फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, एक फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। इसका भी जो प्रोविजन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही हुआ था। जो वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो यही फेडरल कोर्ट है। इसी फेडरल कोर्ट को हम वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसको कहते हैं। ये बाद में चल के, उस वक्त क्योंकि फेडरल नाम था, क्योंकि ये अंग्रेजी सरकार के अंदर था, इसका नाम उस वक्त संघीय न्यायालय था। अब क्या हो गया था इसका नाम, जो बाद में चल के वर्तमान में करेंटली इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, करेंटली इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यही है। फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट प्रोविजन है इसमें कि जैसे हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की तरह देखा था कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में चर्चा की गई थी, उसकी स्थापना भी 1926 में की गई थी। लेकिन वो क्या था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से उसकी शुरुआत
की गई थी। अब क्या हुआ, एक पूरी तरीके से देसी एक संस्था बनाई जाए, और वो कैसी हो, उसका नाम क्या हो, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं, उसके अलावा प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो लोक सेवा आयोग हो उसको पूरी तरीके से भारतीयकरण कर देना उसका, और साथ ही साथ केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, और दोनों के बीच डिस्प्यूट के स्तर पर क्या होना चाहिए, डिस्प्यूट ही नहीं, अगर दो राज्यों का एक साथ परीक्षा आयोजित करवानी हो, दो प्रोविंसेस की, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए। तो इसके तहत इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 7th पॉइंट। इसको हम लोग देखते हैं, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक और जो लास्ट बच गया वो क्या था, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी शुरुआत की गई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि केंद्रीय स्तर पर कार्य करेगी, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो प्रांत के स्तर पे, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होगा कि दो प्रांतों के बीच अगर ज्वाइंट रूप से एग्जाम करवाई जाए या इस टाइप के किसी भी तरीके के विवाद से बचने के लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की गई। इसको अगर जो करंट फॉर्मेट में भी अगर हम देखें तो एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बाद क्या हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि बिहार के लिए तो बीपीएससी हो गया, अगर झारखंड की बात करें तो जेपीएससी हो गया। उसी तरीके से हर एक स्टेट के लिए क्या है कि अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है, और साथ ही साथ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी भी स्थापना है, ये भी अभी वर्तमान में वर्क करती है। तो ये एक हमारा प्रोविजन है। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, नेक्स्ट प्रोविजन इसके तहत क्या हो जाता है कि जो वोटिंग राइट्स थी, जो अभी तक जो वोटिंग राइट्स थे वो काफी जो एलिट क्लास के जो लोग थे, जो कि बहुत सोसाइटी में जो क्रीमी लेयर जो लोग होते थे, जो अपर वर्ग के जो लोग होते थे, उनको ही सिर्फ दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, जो वोटिंग राइट्स था उसको भी एक्सटेंड किया गया, यानी कि जो फ्रेंचाइजी जो थी उसको एक्सटेंड किया गया। फ्रेंचाइजी जो थी उसको एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंडेड टू 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जितनी जनसंख्या थी उसके 10% लोगों को फ्रेंचाइजी एक्सटेंडेड 10% टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल जो जनसंख्या थी उसके 10% व्यक्तियों तक फ्रेंचाइजी जो है वो पहुंच गया। यानी अब फ्रेंचाइजी कहने का क्या मतलब, इसको क्लियर करना जरूरी है। अभी जो एक सिस्टम है, जैसे कि हमारे देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोग जो है वो वोट देते हैं और सबका जो वोटिंग वैल्यू है वो सेम है। तो अभी वाले सिस्टम में क्या यूज किया जाता है, टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन ये यूनिवर्सल ये इसलिए है क्योंकि ये सभी के लिए, महिला हो, गरीब हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसी भी धर्म जाति से लोग आते हो, उनके लिए वो चीज, उस चीज को वो लोग बेयर नहीं कर सकते हैं। वो जो उनका पॉलिटिकल राइट है मताधिकार का, वो उनको दिया जाता है। लेकिन इस वक्त फ्रेंचाइजी के पीछे यूनिवर्सल नहीं लगा हुआ, यानी कि सभी लोगों के लिए ये नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे एक्सटेंड किया जा रहा है, कुछ लोगों को ही दिया जा रहा है। पहले और काफी कम लोगों को था, अब क्या हुआ, जितनी जनसंख्या थी इस वक्त उसके 10% लोगों तक इसका लाभ पहुंच गया। इस 10% लोगों को ये अधिकार मिल गया। तो इसी को हम लोगों ने लिखा है फ्रेंचाइजी एक्सटेंडेड। इस तरीके से ये होता। अब एक लास्ट प्रोविजन जो इसका है, लास्ट प्रोविजन इसका ये है कि एक आरबीआई की, आरबीआई जो वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसी तरीके से उस वक्त तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम नहीं था, उस वक्त उसका नाम जो है वो अलग तरीके से रखा, फेडरल बैंक। हम लोग उसको फेडरल बैंक कह सकते हैं। तो फेडरल बैंक की स्थापना की गई, फेडरल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड, फेडरल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड। और ये कब हुआ,
तो 1 जनवरी 1935, 1 जनवरी 1935, ये 1 जनवरी 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई थी फेडरल बैंक की। और इसी फेडरल बैंक को वर्तमान में करेंटली नोन एज आरबीआई, इसको अभी हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का जो प्रमुख ये बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंटली नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को हम लोग जानते हैं। इसको और भी कई नाम से जानते हैं, बैंकों का बैंक के नाम से भी इसको जानते हैं, या मदर ऑफ ऑल बैंक्स के नाम से जानते हैं। तो फेडरल बैंक की भी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही प्रोविजन के तहत 1 जनवरी 1935 को हुई थी। और फिर इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 में हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो विभिन्न प्रोविजंस थे, जो डिफरेंट जो अलग अलग जो इसके तहत जो प्रोविजंस दिए गए थे, उसको हम लोगों ने पढ़ा और उसको समझने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आज का ये हमारा जो टॉपिक था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इस तरीके से हम लोगों ने अपने चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त किया। तो इसके में ये आखिरी टॉपिक था आज। नेक्स्ट हम लोग किसी और चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस का। थैंक यू।